नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 5 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लगी हुई कविता सरोज स्मृति के ऊपर। इसकी व्याख्या से पहले हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने राम की शक्ति पूजा के बारे में बात की थी। इस वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो सरोज स्मृति कविता को बिना पढ़े हुए भी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे। इस वीडियो लेक्चर से, इस कविता से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो हमारा प्रयास है कि आप सभी को हर बार कोई न कोई नई दृष्टि से चीजों को बताया जाए ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा पाए। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सरोज स्मृति कविता के ऊपर। सबसे पहले जो प्रश्न आता है कि सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, तो 1935। यह कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो इसका जो सही जवाब है अनामिका। और जैसा कि आप जानते हैं कि अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की का ऐसा काव्य संग्रह है जो कि 1923 और 1938 दो संस्करणों में प्रकाशित हुई थी। तो सरोज स्मृति 1935 में जरूर लिखी गई, लेकिन इसका संकलन अनामिका के दूसरे संस्करण में हुआ है। सबसे पहले सरोज स्मृति नाम की जो कविता है, यह लखनऊ से निकलने वाली मासिक पत्रिका सुधा में पहली बार छपी थी। यह भी आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि सरोज स्मृति का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था और वो पत्रिका कहाँ से निकलती थी और कैसी पत्रिका थी। ये मासिक पत्रिका थी। जैसे कि इसके पहले आपने देखा कि राम की शक्ति पूजा जब हम पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताया गया था कि भारत नामक दैनिक पत्र में वो कविता छपी हुई थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरोज स्मृति जो कविता है ये मासिक पत्रिका सुधा में पहली बार प्रकाशित हुई, जो कि लखनऊ से निकलती थी। तो हमने अभी तक राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति लंबी कविताओं की व्याख्या नहीं की है। नहीं करने का एक कारण रहा है कि सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा दोनों कविताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो दोनों को अगर हम समझ लेंगे तब व्याख्या करने में आसानी होगी और आपके अंदर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, पहले कौन सी कविता पढ़नी चाहिए और कौन कविता किस कविता से जुड़ी हुई है। वरना किताबों में सारी कविताएं दी गई हैं, आप अपने से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, तीन तथ्यों पर हमने अभी बात किया कि प्रकाशन कब हुआ 1935 में, किसमें संकलन हुआ अनामिका में, और ये जो कविता है सबसे पहले लखनऊ से निकलने वाली पत्रिका सुधा में प्रकाशित हुई। सरोज निराला की पुत्री है जिसके निधन के बाद उसकी स्मृति में यह लंबी कविता लिखी गई है। सरोज स्मृति नाम में ही छिपा हुआ है कि निराला अपनी पुत्री को याद करते हुए इस कविता को लिख रहे हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य में बहुत कम आपने देखा कि किसी कवि ने अपनी पुत्री के बारे में इस तरीके से लिखा है या फिर उसको याद किया है। जब ये कविता लिखी जा रहे थे 1935 में, जैसा कि इसका प्रकाशन हुआ, ये वो दौर है जब हिंदी साहित्य में थोड़ा सा प्रगतिशील का वातावरण बना हुआ था, प्रगतिशील प्रगतिवाद का दौर शुरू हो रहा था। तो उस जमाने में निराला ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पुत्री के स्मृति पर आधारित एक कविता लिखा। और आप देखेंगे कि प्रेमचंद की भी जो पुत्री थी उसका नाम था कमला। आगे पता चलेगा कि बड़े बड़े जो भी साहित्यकार रहे, लिखने के लिए तो इन्होंने लिखा सब कुछ, लेकिन प्रेमचंद ने भी अपनी बेटी को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जैसा कि अमृत राय और श्रीपत राय इन लोगों को उन्होंने बढ़ाया, और हम लोग पढ़ते भी हैं साहित्य में। कमला का नाम कभी कभार महिला दिवस के अवसर पर या फिर कभी महिला विमर्श होता है, स्त्री विमर्श होता है, तो इसका नाम आ जाता है। बहुत ही कम उम्र में कमला की शादी हुई। उसी तरीके से सरोज स्मृति की भी में आप पढ़ेंगे तो सरोज की शादी भी लगभग 13 वर्ष के आसपास से सोचना शुरू कर दिया गया था कि अब बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। यानी 1935 से लेकर 1936 का जो दौर है, स्त्रियों के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो अभी बहुत प्रगतिशील दौर नहीं रहा है। उसमें साहित्यकारों को भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निराला ने थोड़ा सा अलग रुख अपनाते हुए, अलग अपना स्वभाव दिखाते हुए कम से कम कविता तो लिखा सरोज के ऊपर। सरोज निराला की पुत्री है जैसा कि मैंने बताया, और निधन के बाद एक कविता लिखी गई। उसके जीवित रहते ही कविता नहीं लिखी गई है, और एक कविता लंबी कविता के श्रेणी में आती है। लगभग 13 पृष्ठ की एक कविता है, जो मेरे पास किताब है राग विराग, उसमें 13 पृष्ठों में एक कविता लिखी गई है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कविता है, यानी कि इसमें लगेगा कि निराला अपने जीवन से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में या संघर्षों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है।
इसे शोक गीत भी कहा जाता है, क्योंकि ये निधन के बाद लिखी गई कविता है, इसलिए इसको हम शोक गीत कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको एलेजी भी कहते हैं। ठीक है, आगे चर्चा होगी। यह कविता निराला के जीवन संघर्ष की सफलता और असफलता को बताती है। निराला यानी आप छायावादी कवियों को देखेंगे, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, सुमित्रानंदन पंत हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो, ये सभी कवियों कवित्रियों के जीवन संघर्ष की सफलता असफलता उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। इसीलिए छायावाद की एक खास विशेषता है आत्माभिव्यक्ति। ठीक है, और इन सारी चीजों को लोगों ने प्रस्तुत करने के लिए ज्यादातर जिस शब्द शक्ति का प्रयोग किया है वो है लक्षणा। सीधे सीधे उन्होंने अपने जीवन संघर्ष की गाथाओं को नहीं बताया, बल्कि किसी न किसी चीज का आधार लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सरोज स्मृति के बहाने निराला के जीवन संघर्ष को देखेंगे, साथ में कितने सफल रहे वो अपने जीवन में, कितने असफल रहे, उनका साहित्यिक जीवन भी इस कविता में दिखाई पड़ता है। और विद्वानों का मानना है कि निराला ने अपने मन की ग्लानि व्यक्त की है इसमें। मन में ग्लानि, ग्लानि एक तरीके का भाव है। ठीक है, उसको इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ग्लानि उस संदर्भ में आता है जब आप कुछ करना चाहते हैं और उस चीज को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो मन में बार बार ग्लानि उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपकी एज निकल गई, तो आप बार बार अपने को कोसते हैं, ग्लानि महसूस करते हैं कि काश समय रहते हम इसकी तैयारी करते और सफल हो जाते। इसी तरीके से सिविल सर्विसेज को लेकर भी कई लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि हमने सही समय पर ध्यान नहीं दिया, वरना आज हम प्रशासनिक सेवा में होते। तो ये क्या है, ग्लानि का भाव। निराला भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जो सरोज के प्रति उनकी जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाए। आगे आप इस चीज को देखेंगे, बार बार वो ग्लानि महसूस करते हैं। तो ये उनके मन की ग्लानि भी व्यक्त करती है कविता। आगे की इस कविता में निराला की अपनी साहित्यिक सिद्धि में प्रबल विश्वास दिखता है, और जीवन संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर वो साहित्य के क्षेत्र में जिस तरीके से गद्य पद्य में आगे बढ़ रहे हैं, उसका भी जिक्र इसमें उन्होंने किया है। रामविलास शर्मा ने सरोज स्मृति की तुलना शेक्सपियर के किंग लियर से की है। ये आपको ध्यान में रखना। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में नया सवाल पूछ लिया जाए कि रामविलास शर्मा ने सरोज स्मृति की तुलना किस रचना से की है, तो किंग लियर नाम से एक रचना है जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और आपको ये तथ्य मुश्किल से किसी नोट्स में इधर उधर दिखाई पड़ेगा जब तक शिक्षक उन गंभीर किताबों को न पढ़े और न हो, या गाइड या फिर नोट्स को पढ़कर ये तथ्य आपको नहीं मिल पाएगा। राग विराग की भूमिका से मैंने इस तथ्य को लिया हुआ है। इस लेक्चर को तैयार करने से पहले मैंने राग विराग को अच्छे से पढ़ा और फिर आप लोगों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया हुआ है। तो ध्यान में रखना है कि रामविलास शर्मा जो कि निराला पर काफी काम किए, निराला की साहित्य साधना और नवजागरण से जोड़ते हुए निराला पर इन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उन्होंने शेक्सपियर की रचना किंग लियर से सरोज स्मृति की तुलना की है। सरोज स्मृति को हिंदी में एलेजी भी कहा गया है, यानी शोक गीत के तौर पर हम जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सरोज स्मृति के निराला ही राम की शक्ति पूजा के राम है। आप देख रहे हैं कि सरोज स्मृति 1935 और राम की शक्ति पूजा 1936, 2 सालों के बीच में निराला ने 2 लंबी कविताएं लिखी जो कि उनके जीवन से जुड़े हुए। भले देखने में आ रहा है कि राम की शक्ति पूजा में राम है, लेकिन कई बार लगता है कि ये खुद निराला है, और सरोज स्मृति में तो एकदम से निराला का रूप ही दिखाई पड़ता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इन दोनों को मिलाकर एक और रचना है जिसका नाम है तुलसीदास। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि तुलसीदास किन 2 रचनाओं का समन्वय है, तो ये तीनों लंबी जो कविताएं हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम सरोज स्मृति के विषय वस्तु पर बात करें तो सरोज स्मृति की विषय वस्तु 9 अनुच्छेदों में है। ठीक है, जबकि हम राम की शक्ति पूजा के बारे में बात किए तो 11 अनुच्छेदों के बारे में बताए थे। यहाँ पर सरोज स्मृति 9 अनुच्छेदों में है। पहला अनुच्छेद क्या है, कविता की जो शुरुआत होती है उसी में पहली दूसरी पंक्ति ही ग्लानि से शुरू होती है कि सरोज का निधन हो चुका है और वो अभी 19वें वर्ष के पहले ही चरण में, पहले महीने में ही प्रवेश की थी कि उसका निधन हो गया। बीमारी थी, उसको लंबी बीमारी थी और उसने काफी दुख सहा एक तरीके से देखा जाए तो, यानी कि 18 वर्ष कंप्लीट की थी। निराला अपने पहले अनुच्छेद में लिखते हैं सरोज की बीमारी के बारे में और बताते हैं कि गीता की तरह उसने 18 वर्ष को उन्होंने अध्याय के रूप में देखा है कि 18 अध्याय पूरा किया है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि सरोज स्मृति में सरोज की उम्र को निराला ने किस शब्द से जोड़कर देखा है, तो ये मानकर चला है कि निराला जी ने यह माना है कि उनकी जो पुत्री सरोज थी वो गीता की तरह थी, जो गीता कृष्ण जिसमें उपदेश देते हैं, जिसमें कि 18
अध्याय हैं और यहाँ पर सरोज ने भी अपने जीवन के 18 वर्ष को ही कंप्लीट किया और फिर उसका निधन हो गया, बीमारी की वजह से निधन हुआ। दूसरा में है फिर वो सरोज की माँ को याद करते हैं, अपनी पत्नी को याद करते हैं कि जब सरोज छोटी ही उम्र की थी, ज्यादा उम्र की नहीं थी, तभी मनोहरा देवी का भी निधन हो गया। यानी कि जो सरोज है शुरुआत में अपनी माता की जो ममता होती है उससे भी वंचित रह गई और बाद में दुख भी झेलना पड़ा। आगे चलकर निराला जी की जो सास हैं या फिर सरोज की नानी, उन्होंने सरोज का लालन पालन किया और व्यवहारिक रूप में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्ची है उसकी माँ जल्दी ही कम उम्र में मर जाती है, डेथ कर जाती है, तो ज्यादातर नानी ही उसका लालन पालन करती है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, आपके आसपास में होंगे। तो यहाँ पर भी सरोज का लालन पालन कौन किया? उसकी नानी ने किया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि नानी काफी साहसिक और ममतामयी स्त्री रही होंगी, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। निराला ने अपनी रचना में अपने एक पुत्र का भी जिक्र किया है। निराला के पुत्र का नाम था रामकृष्ण। सरोज से 3 साल बड़े थे और इसमें बताया गया किस तरीके से भाई बहन आपस में लड़ाई करते थे। उसमें बहन जो थी वो पीछे रह जाती थी क्योंकि छोटी भी थी और कई बार मार भी खा जाती थी। पंक्तियां निराला ने यूज किया है इसमें। तीसरा व चौथा जो अनुच्छेद है उसमें सरोज धीरे धीरे कैसे बड़ी हो रही है, किशोरावस्था की तरफ जा रही है और समानांतर निराला के साहित्यिक संघर्ष की कहानी भी इसमें वर्णित है। पांचवा और छठा अनुच्छेद है जिसमें कि निराला के ऊपर दूसरा विवाह करने का दबाव आता है और मजेदार बात यह है कि जो दूसरी महिला स्त्री का या फिर लड़की, मैं उसको बोल सकता हूँ, रिश्ता आता है वो उस जमाने में इंट्रेंस पास है। ये बहुत बड़ी बात है। 1936-37 के आसपास में देख रहे हैं कि शिक्षित परिवार की लड़की है और वो इंट्रेंस पास है। यही उसकी बड़ी उपलब्धि रही है क्योंकि पंक्ति आई हुई है कि लड़की बहुत अच्छी है और यहाँ तक कि उसने इंट्रेंस पास किया है। वर्तमान समय में भी जब लड़कियों की शादी इत्यादि होती है तो पूछा जाता है कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, या फिर अब तो ज्यादातर नौकरी जो प्राप्त कर लेता है तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए लड़कियों का से ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। तो पांचवा और छठा में है कि निराला पर दूसरे विवाह का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन ये उतना मानसिक रूप से तैयार नहीं है। सातवां अनुच्छेद है कि सरोज का किशोरावस्था में प्रवेश, उसके सौंदर्य दृष्टि का चित्रण व कंठ स्वर। अब इसमें सरोज धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मतलब कि 16-17 साल की हो चुकी है और वो धीरे धीरे सौंदर्य को भी प्राप्त कर रही है और उस देखने की जो दृष्टिकोण है वो भी बदल रहा है उसका। और सरोज गाती भी बहुत अच्छा है। मनोहरा देवी अपने माता की तरह ही वो भी एक अच्छी गायिका के रूप में, ठीक है। तो कंठ स्वर का भी चित्रण निराला ने किया हुआ है। आठवां अनुच्छेद है सरोज के विवाह की चर्चा शुरू हो जाती है जब वो 13 साल की यहाँ पर होती है। 13 साल से शुरू हो जाती है, लेकिन निराला ने हो सकता है कि 1-2 साल वक्त लिया होगा, ठीक है। उस जमाने में बाल विवाह अभी बहुत तेजी से होते थे और आप अपने पुरानी पीढ़ियों से पूछ सकते हैं जो 1936-37 में अभी जीवित होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपने सुना होगा अपनी दादी नानी से कि उन लोगों को पता भी नहीं होता था कि उन्हीं की आज शादी है और वो खुद बारात का स्वागत करने के लिए एकदम से भीड़ में पहुंच जाती थी। बाद में बताया जाता था कि आप ही की शादी हो रही है। तो इस तरह की घटनाएं आपने सुनी होंगी। 9वां अनुच्छेद है कि सरोज ने नानी की गोद में आंखें मूंदी। 9वां अनुच्छेद में सरोज का कैसे निधन होता है और नानी के ही गोद में वो अपनी अंतिम सांस लेती है। मनोहरा देवी भी अपने माता जी के पास ही रहती थी, वहां पर निधन हो गया। तो ये पूरा क्या था, विषय वस्तु इस लंबी कविता की रही। अब अगर मुख्य पात्रों की बात करें तो जब मैं कविता पढ़ रहा था तो एक तरफ कवि अपनी खुद बातों को बार बार इसमें कहता है, दूसरी बात सरोज से रिलेटेड है, तीसरी बात सरोज की नानी और जो निराला की सास है उनकी चर्चा बार बार आती है, उनके भी कई कथन है इसमें। और एक यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पात्र के रूप में तो नहीं देख सकते लेकिन मान भी सकते हैं कि कान्यकुब्ज शब्द आया हुआ है। ये बड़ा निराला के लिए एक तरीके से गले की हड्डी बना हुआ है और कान्यकुब्ज का बार बार यूज इस कविता में किया गया, 2-3 बार हुआ है। यह कविता संबोधन पर आधारित है। आप देखेंगे इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो निराला ने अपनी पुत्री को संबोधित किया है। कभी वो कहते हैं गीते, कविते, धन्य, सुचिते, परी। आप देख रहे हैं कि आज लोग बोलते हैं कि पापा की परी, लेकिन ये शब्द पहले ही सात्विक अंदाज में निराला प्रयोग कर चुके हैं। पुतली, गुड़िया, इन सभी शब्दों से वो अपनी पुत्री को बार बार संबोधित करते हैं। हालांकि जब वो कविता लिख रहे हैं तो सरोज इस दुनिया में नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब ये प्रश्न क्यों, ये जो पॉइंट है क्यों महत्वपूर्ण है
हो सकता है मान लीजिए अगर मैं पेपर बनाता तो शायद इन संबोधनों को लाकर एक मैं बना देता और सही कूट पूछ लेता कि इसमें कौन सही है। ठीक है, तो कम से कम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचित हो जा रहे हैं जिन्हें कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, ताकि अब आप अपने से पढ़ने जाएंगे सरोज स्मृति तो और आपके दिमाग में पूरी स्टोरी बैठने लगेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस कविता में जो महत्वपूर्ण कथन आए हैं उनके ऊपर। शुरुआत होती है कि 19 पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरण तनय ली कर दृक्यात तरुण जनक से जन्म की विदा अरुण। तो यहां से यही है कि 19वें वर्ष के प्रथम चरण में तुम अभी प्रवेश ही किया थी कि तुमने इस संसार से और मुझसे अपना नाता तोड़ लिया, मुझसे विदा हो गई। ठीक है, अभी तो तुम्हारे जीने की उम्र थी, अभी तो तुम्हारा भी समय आ रहा था। कुल मिलाकर ये बात है। आगे फिर लिखते हैं कि गीते मेरी तज रूप नाम वर लिया अमर शाश्वत विराम पूरे कर सुचितर सपर्याय जीवन के अष्टादशाध्याय। यहाँ पर जो मैं 18 वर्ष की बात कर रहा था संबोधित करें कि गीता की तरह ही तुमने भी सिर्फ 18 वर्ष यानी 18 अध्याय को ही कंप्लीट कर लिया। मान लीजिए अगर कोई 8 साल ही जीवित रहता है तो पाणिनि के अष्टाध्याय या फिर और ज्यादा, मैं तो ये चाहूंगा कि सारे लोग शतायु। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से निराला अपने साहित्यिक स्वभाव को भी जोड़ते हुए यहाँ पर बातें लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं, ये निराला का है कि पिता पूर्ण आलोक वरण करती हूं मैं यह नहीं मरण सरोज का ज्योति शरण तरण। वो कह रहे हैं कि मैं तो मरी नहीं हूं, आपके जीवन में मैं एक ज्योति की तरह बनी रहूंगी। फिर याद कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि मुझसे पहले इसलिए तुम गई कि तुमको इस चीज का डर था कि मेरे पिताजी काफी कमजोर है। जब पिता करेंगे मार्ग पार यह अक्षम अति तब मैं सक्षम तारूंगी कर गह दुष्तर तम कहता तेरा प्रयाण सविनय कोई न अन्य था भावोदय श्रावण नभ का स्तब्धांकार शुक्ला प्रथमा कर गई पार। इनका ये कहना है कि जैसे तुम इसलिए पहले चली गई कि मैं बाद में आऊंगा तो तुम मेरा सहयोग करोगी, मेरे हाथों को पकड़कर पार कराओगी। जैसे आप देखते होंगे, खासतौर से मैंने इस दृश्य को स्टेशन पर देखा है, जब लोग रेलवे ट्रैक को पार करते हैं, कई बार लोग ओवर ब्रिज पर नहीं जाते हैं, नीचे से ही चले जाते हैं जब ट्रेन नहीं आती है तो कई जो युवा होते हैं वो पहले ऊपर चढ़े जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, फिर वृद्धों का या फिर जो अधेड़ उम्र के लोग हैं उनके हाथों को पकड़कर खींचते हैं। तो यहाँ पर भी है कि तुम पहले ही चली गई इसलिए कि चाहती थी कि मैं पहले जाऊंगी, इसके बाद जब पिताजी आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या है, एक तरीके से भावुक पल, कहने में आसान लग रहा है लेकिन ये नहीं। फिर अपने को कोसते हैं, ग्लानि करते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था। जो एक पिता की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो उस जिम्मेदारी को मैं नहीं निभा पाया, मेरा जीवन क्या निरर्थक ही रहा, कुछ भी तेरे हित न कर सका, और जो कुछ मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया, दूसरी चीजों में ही व्यस्त रहा, और सारी चीजें कौन किया, इसका नानी ने किया था। तो धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। ये क्या है, पश्चाताप ही तो है कि अभी तो लोग जाने के बाद इसी तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। जाना तो अर्था गमोपाय पर रहा सदा संकुचित काय लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। और अपने संघर्षों के बारे में बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि सुचिते पहनाकर चिनांशुक रख सका न तुझे अतः दधिमुख क्षीण का न छीना कभी अन्न। और याद करें हे सुचिते, हे पवित्र मेरी पुत्री निर्मल या निर्मला, तुमको मैं बहुत सजा कर रखना चाह रहा था लेकिन उस सारी चीजों को मैं कर नहीं पाया, पहले ही तुम मुझे छोड़कर चली गई। आगे अपने साहित्यिक संघर्ष के बारे में भी बता रहे हैं। लिखते हैं, यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह अन्यथा साहित्य है दिए रत्नहार, लोकोत्तर जहां है भाववर। और कह रहे हैं कि हिंदी जगत के लोगों ने भी मुझे काफी स्नेह दिया, प्यार दिया, सब कुछ दिया। ठीक है, इससे मेरी सिद्धि जरूर हुई, लेकिन तुम्हारे जाने का जो गम है उसको तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ये क्या एक तरीके से भाव है। आगे लिखते हैं कि कभी जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद। देखिए यहाँ पर उनका जो एक आंदोलन था कविता को छंद मुक्त करना है, इस कविता में भी आया हुआ है।
पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। ये लिख रहे हैं कि उस जमाने के जो संपादक थे, इनकी कविताओं को पढ़ते थे और पसंद नहीं करते थे, एक या दो शब्द में उत्तर लिखकर भेज देते थे कि ये छपने लायक नहीं है। वर्तमान समय में भी संपादकों का इस तरीके से मनमानीपन व्यवहार देखने में आता है। तो निराला ने जहां सरोज स्मृति को याद किया, वहीं अपने साहित्यिक संघर्ष को भी याद किया। और आगे लिखते हैं कि लौटी रचना ताकता हुआ लेकर मैं उदास, दिशा काश बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर। जैसे ही लौटी रचना को वापस कर दिया जाता था, फिर मैं बैठ के सोचता था कि अब मैं कैसा लिखूं, और लंबे समय तक सोचता था, व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण। और संपादक के जो भी लक्षण होते हैं, वैसे तो लक्षण होता है कि तटस्थ होना, निष्पक्ष भाव से रहना, लेकिन आजकल संपादकों में क्या है, उस जमाने में भी सेटिंग चलती थी, हर जगह पर सेटिंग चलती है, तो सारी चीजों को ये सोचते थे। आगे लिख रहे हैं कि अब शादी के लिए रिश्ता आया हुआ है, तो ये बोलते हैं कि मैं हूं मंगली, मैं मंगली, यानी कि निराला क्या थे, मंगला मंगली का एक चलता है, कई बच्चे बच्चियां मंगला मंगली रहते हैं, आप लोगों से में से भी कुछ लोग होंगे, ठीक है। तो इनकी शादियों को लेकर काफी दिक्कत होती है, खोजना पड़ता है इसी टाइप के लड़की को, लड़का को। वे बड़े भले जन हैं भैया, ये उसकी सरोज की जो नानी है उनका कथन है। सरोज की नानी एक ऐसी महिला है, वो चाहते हैं कि निराला दूसरी शादी कर ले, क्योंकि इतना क्या परेशान होने की जरूरत है। तो लिखते हैं कि वे बड़े भले जन हैं भैया, कोई रिश्ता लेकर आया है, इंट्रेंस पास है लड़की, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था ऊपर, इंट्रेंस पास है। वह बोले मुझसे 26 ही तो वर्ष की है उम्र। जब सरोज का निधन हो गया और मनोहरा देवी तो बहुत पहले ही मर गई, तो निराला बहुत ज्यादा दिन के नहीं थे, 26 वर्ष के थे, और लड़की की उम्र क्या थी, 18 की। यानी कि लगभग आप देख रहे हैं कि सरोज से के ही हम उम्र दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, या फिर 2 साल बड़ी, 3 साल रही होगी। कहने का मतलब है कि ज्यादा अंतर नहीं। तो यहाँ पर है कि आप 26 के हैं और लड़की की भी उम्र 18 की है, सरोज की नानी कह रही है। फिर आगे देखिए, जिस कानीकुब्ज की मैं बात कर रहा था, लिखते हैं ये कानीकुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषय वेल में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। तो कानीकुब्ज को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर कुछ अपने विचारों को रखा है। आगे आगे लिखते हैं, वे जो यमुना के से कछार, पद फटे बिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति, हो पूजूं ऐसी नहीं शक्ति। हो सकता है कि इसी शक्ति को जुटाने के लिए उन्होंने आगे 1936 में राम की शक्ति पूजा नाम से कविता लिखी। और आखिर में कहते हैं, अपने पुत्री को ही संबोधित करते हुए, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। और ये पंक्तियां कई बार परीक्षाओं में आ चुकी हैं। अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मोटे तौर पर सरोज स्मृति से संबंधित एक परिचयात्मक वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि इस कविता के प्रति आपका झुकाव हो और लगाव भी हो। और अगर आपके पास वक्त नहीं भी हो तो भी इसी वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। बाकी वक्त तो है ही, 24 घंटे काफी होते हैं, लेकिन कई बार लोगों वक्त नहीं बचा पाते हैं, वक्त और कहीं पर लग जाता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इसको बनाया है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी जरूर कमेंट्स करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।